हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीए सेकेंड ईयर में ब्रिटिश मंत्रिमंडल की शक्तियां पहले मैंने आपको करवाई थी। आज मैं ब्रिटिश मंत्रिमंडल की व्यावहारिक जो स्थिति है उसके बारे में बताऊंगी। ब्रिटेन में जो सैद्धांतिक दृष्टि से संसद सर्वोच्च है, लेकिन व्यावहारिक रूप से हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल संसद से ज़्यादा शक्तिशाली है। व्यवहार में मंत्रिमंडल की जो सर्वोच्चता है वो निम्न कारण से है। पहला है कि कानून निर्माण के क्षेत्र में व्यवहारिक स्थिति है कि प्रमुख कानूनों के प्रारूप जो है मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं और संसद इन विधेयकों को सामान्यतः उसी रूप में पारित कर देती है जिस रूप में मंत्रिमंडल ने इन्हें प्रस्तावित किया था। गैर सरकारी विधेयक संसद में स्वीकृत हो पाते हैं जिन पर मंत्रिमंडल की दृष्टि हो। इस प्रकार व्यवस्थापन के क्षेत्र में मंत्रिमंडल ही लोक सदन का मार्गदर्शन करता है। दूसरा जो कारण है मंत्रिमंडल का शक्तिशाली होने का व्यवहारिक रूप से, वो है कि लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे हटाया जा सकता है सैद्धांतिक दृष्टि से। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ है कि लोक सदन के बहुमत दल द्वारा शासन की शक्ति विरोधी दलों को सौंपना। बहुमत दल कभी ऐसा नहीं करना चाहता। इसके अतिरिक्त यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हो जाए तो प्रधानमंत्री के द्वारा त्यागपत्र देने की बजाय सम्राट को सलाह देकर लोक सदन को ही विघटित कर दिया जाता है। तीसरा जो कारण है मंत्रिमंडल का व्यवहारिक रूप से शक्तिशाली होने का, वो है कि लोक सदन द्वारा बजट में कटौती करने की बात एक सैद्धांतिक ही है। व्यवहार में लोक सदन यह कार्य कभी नहीं करता। आय और व्यय अन्य सभी वित्तीय प्रश्नों के संबंध में अंतिम निर्णय की शक्ति जो है व्यवहार में मंत्रिमंडल के पास ही होती है। मंत्रिमंडल व्यवहारिक रूप से जो शक्तिशाली वर्तमान में ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो है लोक सदन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। इस शक्तिशाली होने के व्यवहारिक रूप से कई कारण हैं। पहला है कि द्विदलीय पद्धति। वर्तमान समय में ब्रिटेन में जो राजनीति में प्रमुखतः दो ही राजनीतिक दल हैं, अनुदारवादी दल और मजदूर दल। इसके अतिरिक्त उदार दल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी साम्यवादी दल हैं, लेकिन इन्हें सत्ता प्राप्त करने के अवसर कम होते हैं। अपने बहुमत के बल पर मंत्रिमंडल के द्वारा प्रशासन और कानून निर्माण के क्षेत्र में साहसपूर्वक कार्य किया जा सकता है। दूसरा जो कारण है मंत्रिमंडल शक्तिशाली होने का, वो है कठोर दलीय अनुशासन। मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बनाने में कठोर दलीय अनुशासन का योगदान काफ़ी है। आजकल दल का अनुशासन इतना कठोर हो गया है कि प्रत्येक सदस्य को दल के आदेशों का पालन करना पड़ता है। यदि वह न करे तो उसे दल से ही निकाल दिया जाता है। सामान्यतः राजनीतिक आदेशों का पालन, यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे दल से ही निकाल दिया जाता है। लोक सदन में प्रत्येक दल का एक व्हिप होता है जो किसी विधेयक पर मतदान के समय अपने दल के सदस्यों को निर्देश देता है कि उन्हें संबंधित विधेयक का समर्थन करना है या विरोध करना है। बहुमत दल का संचेतक जो है वो प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार कार्य करता है। सदस्यों के लिए संचेतक के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। तीसरा जो कारण है मंत्रिमंडल का व्यवहारिक रूप से शक्तिशाली होने का, वह है कि ब्रिटेन में कुछ सुधार अधिनियम बनाए गए। उन अधिनियमों के कारण मंत्रिमंडल जो है व्यवहारिक रूप से अधिक शक्तिशाली है। जैसे 1832 और उसके बाद 1867 और 1884 के सुधार कानूनों की स्थिति एकदम परिवर्तन कर दिया। मतदाताओं की संख्या बढ़ जाने के कारण व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत आधार पर चुनाव में विजय प्राप्त करना संभव नहीं था। जब व्यक्ति राजनीतिक दलों की सहायता से चुनकर आगे आने लगे तो उनके लिए राजनीतिक दलों के अनुशासन को स्वीकार करना स्वाभाविक हो गया। इस प्रकार सुधार कानूनों के सुसंगठित राजनीतिक दलों और दलीय अनुशासन को जन्म दिया।
अगला जो कारण है वो है लोक सदन पर अत्यधिक कार्यभार। शासन तंत्र द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण न रखे जा सकने का कारण यह भी है कि लोक सदन के पास पहले से इतना अधिक भार होता है कि लोक सदन मंत्रिमंडल के कार्य पर विचार करने में असमर्थ रहता है। वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ जाने के कारण लोक सदन का कार्यभार बहुत अधिक हो गया। इसके अतिरिक्त 6 महीने तो लोक सदन की बैठक ही नहीं चलती। इस कारण से लोक सदन अपने कार्य समय पर नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में कैबिनेट पर नियंत्रण रखने के बजाय लोक सदन कैबिनेट का अनुसरण करने में ही संतुष्टि अनुभव करता है। अगला जो कारण है मंत्रिमंडल शक्तिशाली होने का वो है शासन कार्य की जटिलता। वर्तमान समय में शासन कार्य बहुत अधिक जटिल हो गया है। कानून निर्माण तथा शासन क्षेत्र में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं कि संसद के सदस्यों को साधारणतः समझना संभव नहीं है। लोक सदन द्वारा प्रशासन संबंधी जटिल बातों के पूर्णतया न समझ सकने और मंत्रिमंडल के सदस्यों की अपेक्षाकृत अधिक योग्य होने के कारण लोक सदन की अपेक्षा मंत्रिमंडल को अधिक महत्व प्राप्त है। अगला जो कारण है वो है संसद के कार्यभार की अधिकता और कानून निर्माण में निरंतर बढ़ती जटिलताओं के कारण एक अन्य जो स्थिति उत्पन्न हुए वो है प्रदत्त व्यवस्थापन के नाम से जाना जाता है। संसद के पास सभी विषयों के संबंध में कानून निर्माण के लिए आवश्यक समय और ज्ञान न होने के कारण संसद कानून की केवल रूपरेखा ही पारित करती है। इस कानूनों के अधीन नियम उपनियम बनाने और आदेश जारी करने की शक्ति प्रशासनिक विभागों को देती है। यही प्रदत्त व्यवस्थापन है। अगला जो कारण है वो है राष्ट्रीय आपात। 20वीं सदी में राष्ट्रीय आपातों ने भी मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया है। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध तथा 1930 के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए संसद के द्वारा मंत्रिमंडल को बहुत अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान की गई। इन अवसर पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल की स्थिति तानाशाही जैसी हो गई थी। राष्ट्रीय आपात की समाप्ति पर मंत्रिमंडल के हाथ में इन विशेष शक्तियों में से कुछ बनी रही। अगला जो कारण है वो है राष्ट्रीय वित्त पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण। प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में वित्तीय शक्तियां बहुत अधिक महत्व रखती हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय जो बजट पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण प्रशासनिक रूप से होता है। अब राष्ट्रीय जो बजट है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही वित्त मंत्री की देखरेख में बनाया जाता है और संसद उस बजट को पारित करती है। इसलिए वित्तीय क्षेत्र में भी मंत्रिमंडल का महत्व है। अगला जो है वो है कि मंत्रिमंडल के पास लोक सदन को विघटित करने की शक्ति है। वर्तमान समय में यदि कभी मंत्रिमंडल यह अनुभव करे कि उसकी नीति और कार्य को राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है लेकिन लोक सदन उसे पूरा करने के लिए आवश्यक समर्थन नहीं कर पा रहा है तो प्रधानमंत्री के द्वारा सम्राट को सलाह देकर लोक सदन को ही विघटन करा दिया जाता है। लोक सदन के विघटन के परिणामस्वरूप सदन के सदस्यों को एक